हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई सिविल्स। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक रेशियो। देखिए, रेशियो के बेसिक्स तो आप बहुत पहले से जानते आए हो, क्लास 7th 8th से पढ़ते रहोगे। जस्ट एक रिकैप सा है एंड देन हम मूव कर जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। तो रेशियो, अगर हम दो क्वांटिटी की बात करते हैं तो सिंपली रेशियो फ्रैक्शन होता है। जैसे A:B बोला गया है, मतलब कि ये A/B के बराबर है। अगर कहीं 5:7 लिखा गया तो ये सिंपली 5/7 के बराबर है। आई होप आप ये जानते होगे। जो ऊपर का टर्म है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, जो डेनोमिनेटर है उसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। एक रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई टर्म रेशियो है तो आप दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में आप सेम टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर मान लेते हैं A/B लिखा हुआ है तो ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दैट इज द सेम थिंग 2A/2B। मतलब कि अगर 5:7, ये सेम होगा आपका 10:14। ये सेम होगा आपका 15:21। तो ये अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर दो रेशियो को इक्वेट करते हैं तो उसे हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे A:B और C:D बराबर है दो रेशियो, तो हम कहेंगे ABCD आर इन प्रोपोर्शन, और इसको कुछ इस तरीके से नोट डाउन करेंगे। उसी तरीके से अगर टर्म आपको मिलता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब अगर A:B इक्वल टू C:D लिखा हुआ है तो यहाँ पे D आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अगर बीच का टर्म सेम है, यानी कि A:B इक्वल टू B:C लिखा है, तो C आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है। और मीन प्रोपोर्शनल AB का रूट AB होगा। सो दिस आर ऑल बेसिक्स ऑफ रेशियो। एक और बेसिक लिखा हुआ है, ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, सब डुप्लीकेट मतलब अंडर रूट, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब, सब ट्रिपलेट मतलब क्यूब रूट। तो ये कुछ टर्म्स हैं। यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए, कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं A/B इज इक्वल टू C/D लिखा हुआ है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे तो न्यूमरेटर में A है और डेनोमिनेटर में B है। हम जो ऑपरेशन करेंगे, मान लेते हैं कि न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर एलएचएस में करते हैं और न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर एलएचएस में करते हैं। जो चीज आप एलएचएस में करोगे, न्यूमरेटर में क्या किया हो, न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर में क्या किया हो, न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर। सेम चीज आप आरएचएस में भी करोगे तो आपके पास जो टर्म आएगा वो आएगा A+B/A-B। आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। और जो भी ऑपरेशन आपने एलएचएस में किया है वही ऑपरेशन आप आरएचएस में करोगे, सेम ऑपरेशन कैरी करोगे, यानी कि C+D/C-D आएगा। और ये जो मिला आपको, ये जो टर्म फाइनली मिला, इसे हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो करके मिला। इसके अलावा एक छोटा सा चीज और बताया गया आपको, अगर कहीं प्रोपोर्शनल लिखा है, प्रोपोर्शनल मतलब x=ky लिख सकते हो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, जैसे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y लिखा है, या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x लिखा है, तो इसका मतलब हुआ x प्रोपोर्शनल टू 1/y, यानी कि xy आपका कांस्टेंट होगा। तो ये एक कुछ टॉप टर्म्स बताए हुए हैं जो आगे अगर यूज होते हैं तो आपको ध्यान देना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एंड मिसिंग है यहाँ पे, सॉरी। सो ये एक आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में यूज हो सकता है। जैसे एक कंटेनर है जिसमें x यूनिट ऑफ लिक्विड दिया गया है और जिसमें से y यूनिट बार बार निकाला जाता है, तो n ऑपरेशन के बाद कितने यूनिट बचेंगे, इसका फॉर्मूला ये है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि एक कंटेनर है, अ कंटेनर हैज 1,000 liters of water and by a bucket 2 liters of water is taken out. तो n ऑपरेशन बाद कितना यूनिट, मतलब n ऑपरेशन के बाद क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड इन द फाइनल मिक्सचर क्या रहेगा।
अब देखिए वाई यूनिट्स टेकन आउट किया जा रहा है या रिप्लेस किया जा रहा है वाटर से। जैसे समझिएगा, सॉरी, यहाँ पे वाटर की जगह मैं ले लेता हूँ 1000 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कंटेनर है जिसमें 1000 लीटर ऑफ पेट्रोल रखा हुआ है, ठीक है, और बाय ए बकेट 2 लीटर ऑफ वाटर इज poured, या 2 लीटर ऑफ पेट्रोल इज रिप्लेस्ड बाय 2 लीटर ऑफ वाटर, ऐसे लिख लेते हैं। is replaced by 2 लीटर ऑफ वाटर। तो आपको बताना है कि what will be amount of petrol आफ्टर 10 सच ऑपरेशन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं आफ्टर 10 सच ऑपरेशंस, तो इसमें आप सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहां पे x आपका क्या हो गया, 1000 हो गया, और y कितना हो गया, 2 हो गया, और n आपका 10 हो गया। तो ये बता देगा क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड यानी क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसके हिसाब से पेट्रोल ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन पूछा उसमें x आपका 1000 है और y आपका 2 है और n आपका 10 है। तो ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कीजिए एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास रेशियो के। क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ रखे हो। तो क्वेश्चन है अ मैन स्पेंड्स ₹500 इन बाइंग 12 टेबल्स एंड चेयर्स। अब देखिए 500 रुपए वो स्पेंड करता है, किस चीज में कितना स्पेंड करता है ये नहीं पता है, बट जो टोटल क्वांटिटी ऑफ टेबल्स और चेयर्स खरीदा है वो 12 है। ऐसा नहीं कि 12 चेयर और टेबल और 12 चेयर नहीं है, 12 टोटल क्वांटिटी है। इस मिक्सचर में एक टेबल और 11 चेयर हो सकते हैं, 2 टेबल या 10 चेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसने सिंपली 12 टेबल्स एंड चेयर्स खरीदे हैं। तो मान लेते हैं कि उसने टेबल एक्स खरीदा है, एक्स टेबल खरीदा है, और तो चेयर कितना होगा, टोटल क्वांटिटी कितना है, 12 है। तो अगर एक्स टेबल खरीदा है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज 12 है, तो चेयर्स जो होंगे वो 12 माइनस एक्स चेयर्स होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। नंबर ऑफ टेबल्स कितना है, एक्स है, तो नंबर ऑफ चेयर कितना होगा, 12 माइनस एक्स। एक टेबल का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है और एक चेयर का जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट देखते हैं तो 50 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू 12 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा टोटल कितना इसने इन्वेस्ट किया है, 500। तो इसको सॉल्व कर कर आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। और फिर इसमें पूछा गया है रेशियो ऑफ चेयर्स टू द टेबल्स, यानी कि 12 माइनस एक्स बाई एक्स का रेशियो पूछा गया है। तो ये आ जाएगा आपका 50x प्लस 480 माइनस 40x इज इक्वल टू 500। और इसे आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा आपके पास 10x इज इक्वल टू 20, 10x इक्वल टू 20 आ जाएगा। 500 माइनस 480 दैट इज 20, यानी कि x आ जाएगा आपका 2। सो उसने 2 टेबल खरीदे हैं, तो चेयर कितना होगा, मतलब कि आपके पास आंसर आ चुका है। आंसर में क्या है, 2 टेबल है, टेबल 2 है और चेयर है आपका 10। रेशियो पूछा है चेयर टू द टेबल, तो चेयर टू द टेबल का रेशियो क्या होगा, 10/2 यानी कि 5। सो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ सम ऑफ ₹427 is to be divided among A, B, C in such a way that 3 times A share, 4 times B share and 7 times C share are all equal. Find the share of each. तो देखिए बोला गया है कि इस तरीके से इसको डिवाइड कीजिए कि 3 टाइम्स द A शेयर, मान लेते हैं कि A को X मिला, ठीक है, B को Y मिला, ये A का हो गया,
B का Y हो गया, C का कितना होगा, C का होगा Z। सो अगर यहाँ पे देखते हैं तो बोला गया है कि यही 427 को इनमें ए बी सी में डिवाइड करना है, सो दैट इनका एक्स वाई जेड टर्म मिलता है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 427 है। लेकिन बोला गया है कि 3 टाइम्स द ए शेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द बी शेयर इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सी शेयर। अब यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, हर एक को एक टर्म के में रिप्लेस कर कर आप एक का वैल्यू निकाल सकते हो और फिर अगला वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। लाइक अगर x के टर्म में लिखें तो y को हम लिख सकते हैं 3/4x और z को लिख सकते हैं 3/7x। तो यहाँ पे x की जगह x, y की जगह 3/4x और z की जगह 3/7x, दैट इज इक्वल टू 427। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, क्या होगा, लाइक 28x प्लस 21x 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 427 इंटू 28। सो इसको आप सॉल्व कीजिए, आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा और आपके पास x का वैल्यू आने के बाद आप y का भी निकाल सकते हो और z का भी निकाल सकते हो। सो ये भी आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आई होप आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, समझ पा रहे होगे। एक ये भी आपका रेक्टेंगल रूम का है, ज्योमेट्री को ज्योमेट्री में ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज किया गया है। क्वेश्चन है आपका, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम, एक रेक्टेंगुलर रूम है, रेक्टेंगुलर रूम का लेंथ इक्वल, दो लेंथ होते हैं इक्वल, ये लेंथ हो गया आपका और ये ब्रेथ हो गया। आई होप आपको ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया होगा। ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। बोला गया है कि द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर्स आर इन द रेशियो 4:3 व्हेन डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर्स आर इन द रेशियो 2:1। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। ओरिजिनल डायमेंशन निकालना है, मतलब आपसे पूछा गया है कि आप L/B बता दो क्या होगा। दिया क्या है कि अगर डायमेंशन जो है रूम को इंक्रीज बाई 4 मीटर करते हैं, मतलब कि L को 4 से इंक्रीज करते हैं और B को 4 से इंक्रीज करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो सेम रहेगा, अगर सेम नंबर से ऐड करेंगे तो रेशियो चेंज हो सकता है, इनफैक्ट होगा। तो L प्लस 4 बाई B प्लस 4 दिया गया है 4:3। और दिया गया है आपका एक और इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा आपके पास 3L प्लस 12 इज इक्वल टू 4B प्लस 16। सो यहां से आप निकाल सकते हो 3L माइनस 4B इज इक्वल टू 4। दैट इज वन ऑफ योर इक्वेशन। दूसरा क्या दिया गया है कि अगर डिक्रीज्ड बाई 4 करते हैं, मतलब कि L माइनस 4 बाई B माइनस 4 करते हैं, तो ये आपका 2:1 होगा। तो इससे अगर हम सॉल्व करते हैं L माइनस 4 इज इक्वल टू 2B माइनस 8। सो यहां से अगर आप देखते हो तो 2B माइनस L इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पे सिंपली आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको B निकालना है तो आप L को एलिमिनेट करो। अब जैसे यहाँ पे 3L है, यहाँ पे माइनस L है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस इक्वेशन को, मुझे 3L चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 6B माइनस 3L इज इक्वल टू 12 और फिर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। जब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 6B माइनस 4B इज 2B और 12 प्लस 4 इज 16। तो आपके पास B का वैल्यू आ जाएगा, B इज इक्वल टू 16/2 यानी कि 8, यानी B आपके पास 8 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर कर आप लेंथ निकाल सकते हो, या तो आप इसमें पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, या तो 2 में पुट कर दो। B की जगह अगर मैं 8 पुट करता हूं तो 2 में पुट करता हूं, 2 आसान इक्वेशन दिख रहा है, तो आपके पास क्या होगा, 2 इंटू 8 यानी कि 16 माइनस L इज इक्वल टू 4 यानी कि L हो जाएगा आपका 12। L इज इक्वल टू 12। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे L आपका हो गया 12।
सो जो रेशियो हुआ, एक्चुअल जो रेशियो हुआ L/B, वो होगा आपका 12:8। 12:8 यानी कि आपका होगा ये 4:3:2। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो सिंपली हमने ये दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व किया और हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ठीक है, कुछ ऐसा ही अगला क्वेश्चन है आपके पास, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वार। अब यहाँ पे बेसिक फिजिक्स में आपका रेशियो का कंसेप्ट डाल दिया गया है। आपको रेजिस्टेंस का बेसिक पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो L/A होता है। अब रो अगर जानते हो कि रेजिस्टिविटी है तो ठीक है, कोई सही है। अगर नहीं भी जानते हो तो आप रो की जगह के ले लीजिए, कोई कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी फिक्स रहता है। रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। The resistance of a wire is directly proportional to its length and inversely proportional to a square of the radius. Obvious सी बात है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप इसको लिख सकते हो KL/R स्क्वायर। K1 लिख लो बिकॉज पाई के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। Two wires of same material have the same resistance and their radii are 9:8. If the length of the first wire is 162 centimeter, find the length of other wire. अब देखिए, जो दो वायर के बारे में बात किया गया है वो उनका मटेरियल सेम है, मतलब K1 सेम होगा, हैव सेम रेजिस्टेंस एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 9:8। उनका रेजिस्टेंस इक्वल है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 है, लेकिन जो रेडियाई है, रेडियस है, वो अलग अलग है। R1/R2 कितना है, ये है 9:8। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, K1 L1/R1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2 K1 तो सेम है, L2/R2 स्क्वायर। ये K1 कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज सेम मटेरियल का है, सो K सेम रहेगा। फिर अगला टर्म आपके पास क्या आएगा, अगला टर्म आएगा L1/R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L2/R2 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा L1/L2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, या सिंपली आप कह सकते हो R1/R2 का होल स्क्वायर। आपके पास L1 दे रखा है, L1 है आपका 162 सेंटीमीटर, 162 बाई L2 इज इक्वल टू R1/R2 यानी कि 9:8, 9:8 का होल स्क्वायर, यानी कि L2 होगा आपका 162 इंटू 64 बाई 81। सो 81 से 162 टू टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 128 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। सो ये भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था। कुछ PYQ करते हैं एंड देन हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो क्वेश्चन है आपका कुछ वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने डिस्कस किया, ऐसा ही क्वेश्चन है 2020 का। A sum of rupees 2500 is distributed among X, Y and Z in two ratio 1:2, 3:4, 5:6। अब देखिए जो रेशियो है वो है 1:2, 3:4 और 5:6। What is the difference between the maximum share and the minimum share? सबसे पहले देखना होगा कि मैक्सिमम किसको मिलता है। 1/2, 3/4 और 5/6 में मैक्सिमम कौन है, इसके लिए आपको 2, 4 और 6 का एलसीएम देखना होगा। ये जो एलसीएम होगा 2, 4 और 6 का, ये एलसीएम होगा 12। तो अब आपके पास एलसीएम आ चुका है इनका 2, 4 और 6 का 12। अब आप बस कोशिश कीजिए कि 12 ले आए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। आपको रेशियो में अभी भी बताया गया कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 6/12। अगर मैं दूसरा नंबर देखता हूँ 3/4, नीचे हमें 12 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 9/12। और तीसरा नंबर है आपका 5/6। 5/6 में नीचे 12 चाहिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 10/12। सो क्लियरली दिस इज द 5/6 आपका मैक्सिमम हो गया और 1/2 मिनिमम हो गया। सो अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम आपका हुआ 5/6। ठीक है।
अगर हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मतलब जेड को कितना मिलता है, तो जेड को जो अमाउंट मिलेगा वो ऊपर 5/6 और नीचे सारे वैल्यूज लिख दीजिए आप। 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, और इसको टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2500 से, और देख लीजिए कितना अमाउंट आता है। तो अगर हम इसे सिंपली सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर में 5/6 ही रहेगा और डेनोमिनेटर में 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये होगा आपका 6 प्लस 9 प्लस 10 इंटू 2500। मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, जो अगर कोई भी टर्म ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा ये कंफ्यूजन रहता है कुछ बच्चों को। न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर n1/d1/n1 है, n2 है। अगर कुछ ऐसा है तो ये आपका n1 बाई ये डेनोमिनेटर नीचे चला जाएगा, n2d1 हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसा है n1 बाई ऊपर केवल न्यूमरेटर है, नीचे n2/d2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा n1d2/n2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर दोनों है n1/d1 है और नीचे n2/d2 है, तो जो डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर है मतलब d2, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, मेन न्यूमरेटर। और जो न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर है मतलब कि d1, ये डेनोमिनेटर बन जाएगा। सो आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट अगर डाउट होगा तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो इस केस में 5/6 नीचे रहेगा और ये 12 ऊपर चला जाएगा, और अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 6 + 9 15 + 10 यानी कि 25 हो जाएगा। इसको इंटू 2500 हमारा है ही। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये तो 100 हो गया, और ये 2 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो ₹1000 मिलेगा मैक्सिमम वाले को, यानी कि जेड को। सो जेड विल गेट ₹1000। अगर वही मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम शेयर मिलता है एक्स को, क्योंकि देख लिया हमने एक्स यहाँ पे सबसे छोटा है। तो एक्स को कितना मिलेगा, एक्स का अगर हम अमाउंट निकालते हैं तो एक्स का जो टर्म है, रेशियो है, वो 1/2 है। बाकी नीचे सबको ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 इंटू 2500, क्योंकि जो टोटल मनी है वो है 2500। तो ये होगा 1/2। और अगर हम डेनोमिनेटर में देखते हैं 6, 4 और 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये होगा आपका 6 प्लस 9 प्लस 10 इंटू 2500। सो अगेन जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उसके हिसाब से 1/2 इंटू 12/25 इंटू 2500। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 100 हुआ और ये आपका 6 हुआ। सो x विल गेट 600 रुपीज। तो x को 600 मिलेगा और z को जो मैक्सिमम मिल रहा है वो 1000 मिलेगा। आपसे पूछा गया है डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस आप सिंपली बोल सकते हो, जो डिफरेंस होगा वो 1000, जो मैक्सिमम मिला है वो 1000 मिला है, माइनस 600, यानी कि 400 इज द डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इन ए क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज। इफ दिस कंस्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। सबसे पहले तो आप ले लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो x है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, स्टूडेंट का नंबर मैंने ले लिया, ये हो गया आपका x। ठीक है, तो बॉयज का नंबर क्या होगा, सिर्फ बॉयज का नंबर क्या होगा, तो बोला गया है कि 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बॉयज का नंबर होगा 2/3x, जिसे मैं बोल रहा हूँ b, जिसे मैं बोल रहा हूँ b, 2/3x इज b। अब बोला गया है कि देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज इफ दिस कंस्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज। तो टॉल बॉयज क्या होंगे, टॉल बॉयज कितने होंगे, 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, और ये है आपका 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि 3/4 ऑफ 2/3x। और ये बोला गया है कि 18 है, तो आप x निकाल लो कितना होगा। सो x विल बी 1/2, x इज इक्वल टू 18, यानी कि x हो गया आपका 36। सो x इज 36, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया हमारे पास 36।
नंबर ऑफ बॉयज भी हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज है आपका 2/3x, यानी कि 2/3 इंटू 36, और ये आएगा आपका 24। नंबर ऑफ बॉयज 24 आ गया। सो नंबर ऑफ गर्ल्स बहुत इजीली अब आप निकाल सकते हो, दोनों को माइनस कर दो। नंबर ऑफ गर्ल्स होगा 36 माइनस 24, यानी कि 12। सो देयर आर 12 गर्ल्स, यानी दिस इज द आंसर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था 2016 का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीक्वेंस। सो देखिए, सीक्वेंस पे जो क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट को समझिएगा। सीक्वेंस के जो क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस में आपसे कुछ रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। जैसे एक सीरीज दिया रहेगा जिसे आप या तो एडिशन से ऑब्टेन कर सकते हो, या तो सब्ट्रैक्शन से ऑब्टेन कर सकते हो। एक फिक्स नंबर को ऐड कर दिया गया, जैसे कि मान लेते हैं अर्थमेटिक प्रोपगेशन होता है। हालांकि इतना आसान तो नहीं आएगा, मिक्स आता है, बट आप समझते जाइएगा। जैसे पहला टर्म 2 हो गया, दूसरा टर्म 5 हो गया, तीसरा टर्म 8 हो गया, अगला टर्म 11 हो गया। तो एक फिक्स नंबर का आप एडिशन करते जा रहे हो, दैट इज एडिशन। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, एक फिक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो। जैसे मान लेते हैं 10 है, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ। तो इस तरीके से आप इसमें क्या करो कि एक फिक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या डिवीजन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, डिवीजन भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट है ना। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। इट्स एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट्स जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो या तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन दे जा सकते हैं, या तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे आप ले लो, पहला टर्म 1 है, दूसरा 1/2 है, तीसरा 1/4 है, चौथा 1/8 है, उसके बाद 1/16 है। तो एक फिक्स नंबर 2 से डिवाइड कह रहे हैं बोल लो, या 1/2 से मल्टीप्लाई कह रहे हैं, दोनों बात एक ही हुआ। तो ये आपका एक बेसिक बता दिया। या तो मिक्सचर ऑफ दिस, मिक्सचर ऑफ द अबव, ये ज़्यादा चांसेस है आपको मिलेगा। ठीक है, लाइक पहला नंबर 2 है, ठीक है, दूसरा नंबर 5 हुआ, लाइक 2 इंटू 2 प्लस 1 हो गया। फिर तीसरा नंबर 5 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 11 हो गया। फिर अगला नंबर आपका 11 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 23 हो गया। तो मिक्सचर ऑफ द अबव, यानी जो ऑपरेशन यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि क्या ऑपरेशन हो रहा है, मिक्सचर ऑफ अबव। जैसे 2, उसके बाद 5, उसके बाद 11, उसके बाद आपका 23। सो ये आप देखकर आपको पहचानना होगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें जो अगर ऑपरेशन की बात करते हो, अगर आप देखते हो ऑपरेशन, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 प्लस 1, इसमें 2 इंटू 5 प्लस 1, इसमें 2 इंटू 11 प्लस 1। सो ये ऑपरेशन हो रहा है। अगर आपने ऑपरेशन को पहचान लिया तो आप फिर सीक्वेंस को गेस कर लोगे क्या होता है। इसके अलावा ये तो एक ये हो गया आपका। इसके अलावा आपको ऑड नंबर का सीरीज मिल सकता है, या प्राइम नंबर का सीरीज मिल सकता है, या इवन नंबर का सीरीज मिल सकता है। आई थिंक आप ऑड नंबर, प्राइम नंबर और इवन नंबर जानते होगे क्या होता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं एक फिक्स नंबर के, या क्यूब हो सकते हैं, या मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर्स लाइक आपके पास पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 2, तीसरा नंबर है 5, चौथा नंबर है 20, 6, फिर एंड सो ऑन, क्योंकि इसका स्क्वायर करना अभी तुरंत नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें वैसे यहाँ पे एक जो फिक्स जो किया गया है, क्या किया गया, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। सो अब क्वेश्चन देखते हैं सीक्वेंस के। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस। तो आपको सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे 4 है, ये 96 है, ये 16 है। मतलब अगर आप देख रहे हो तो क्लियरली दिख रहा होगा इनका आपस में कुछ रिलेशन है, ठीक है, और इनका आपस में कुछ है।
सो मैं ये वाला टर्म एक साथ लिखता हूँ, यानी कि 4, 16, 36, 64। 4 क्या है आपका, 2 का स्क्वायर हुआ। ये किसका स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ। ये किसका स्क्वायर हुआ, 6 का स्क्वायर हुआ। ये किसका स्क्वायर हुआ, 8 का स्क्वायर हुआ। मतलब ऐसे बढ़ते जा रहा। अगला क्या आएगा, इसके बाद वाला क्या आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा, मतलब कि 100 आएगा। एक्स के बाद वाला, एक्स के बाद वाला क्या आएगा, 100 आएगा। अगर वाई पूछा होता तो वाई क्या होता, 100 होता। अब इधर देखते हैं, 196 है, 144 है, 100 है, एक्स है। तो 196 14 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, से याद होना चाहिए। ये 10 का स्क्वायर है। तो आप देखो इसमें घट रहा है, तो अगला क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा। यानी ये क्या होना चाहिए, 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 होना चाहिए। 64 इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। ये 2019 का क्वेश्चन था, काफी आसान सा क्वेश्चन है। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो एक पैटर्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि मिसिंग लेटर बता दो, अरेंजमेंट में क्या होगा। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है मिसिंग लेटर का, तो आप टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो, 2 2 4 1 5, गैप को भी 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 20 है। अगर 20 है तो कितने पैटर्न बन सकते हैं, बनाकर चेक कर लेंगे। या तो 2 इंटू 10, मतलब 2 का पैटर्न बन सकता है और 10 का बन सकता है। 10 का बहुत रेयर चांस है रहेगा, बट एक बार लास्ट में उसको भी चेक करेंगे। 2 का जरूर चेक करेंगे। और फिर ये 20 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 5। यही दो तरीके से, यानी 4 पैटर्न बन सकते हैं, या तो 2 का, या तो 4 का, या तो 5 का, या तो 10 का। सो ज़्यादातर चांसेस है ये 2 4 या 5 का बनेगा, बट लास्ट हम 10 वाला भी चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे बोला गया है ए बी, यहाँ पे हम रखते जाएंगे और फिर इरेज करते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ए रखता हूँ, जो डिजिट दिया गया है, ए रखता हूँ, बी रखता हूँ, सी रखता हूँ और डी रखता हूँ, तो क्या कोई बटन बनता है, 2 का बनता है, ए बी ए बी ए बी, बी बी सी डी नहीं बन रहा है। शुरू में तो कुछ ए बी रिपीट हो रहा था, बट नहीं बन रहा है, यानी 2 का पैटर्न नहीं बन रहा है। क्या 4 का बन रहा है, ए बी 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 हो गया, फिर सी डी हो गया, नहीं ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, फिर सी डी हो गया, तो 4 का भी नहीं बन रहा। क्या 5 का बन रहा है, ए बी बी सी बी, ये तो अलग बन रहा है कुछ, 5 का भी नहीं बन रहा है। क्या 10 का बन रहा है, ए बी, क्या रिपीटेशन है क्या, नहीं ये 10 में भी रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे सी वगैरह आ गया। तो आप ना इन चारों में से किसी का नहीं बन पा रहा है, यानी ये आंसर नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। पहला वाला आंसर नहीं है, पहला वाला काट भी देंगे, ये गलत है। सो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ए डी डी ई। यहाँ पे रखते हैं ए, यहाँ पे रखते हैं डी, यहाँ पे रखते हैं डी और यहाँ पे रखते हैं ई। क्या कोई पैटर्न बन रहा है, ए बी 3 तक तो बन रहा था, बट उसके बाद फिर डी बी सी बी डी डी कुछ अलग सा होने लगा, तो 2 का नहीं बन रहा है। क्या 4 का बन रहा है, ए बी डी बी सी बी डी, ये भी नहीं बन रहा है। क्या 5 का बन रहा है, ए बी बी डी, ये भी नहीं बन रहा है। क्या 10 का बन रहा है, 10 में भी कोई रिपीटेशन नहीं, इधर के डिजिट्स चेंज ही हो जा रहे हैं, नंबर चेंज ही हो जा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। अब नेक्स्ट चेक करते हैं क्या होगा। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो तो लास्ट में सॉल्व कीजिए, हालांकि एक्यूरेसी तो आ ही जाएगा इसमें, तो सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम है तो जरूर। ए सी सी ई है, ए सी और ई है। तो अब इसमें देखिए क्या कोई पैटर्न बन रहा है, ए बी सी बी, 2 का तो नहीं बन रहा है। क्या 4 का बन रहा है, ए बी 4 का भी नहीं बन रहा है। क्या 5 का बन रहा है इसमें, ए बी सी बी, ओके, सी डी सी डी, यस 5 का बन रहा है। ए बी सी बी सी डी सी डी, तो 5 का बन रहा है। आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही, ए से स्टार्ट हो रहा है, एक दूसरा बी से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा सी से स्टार्ट हो रहा है और चौथा डी से स्टार्ट हो रहा है, और एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीटेशन है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ दिस इज द करेक्ट आंसर और किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32 रिजल्ट्स इन ए सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। इनको प्राइम नंबर से रिलेट करना है। 14 है, 18 है, 20 है, 24 है, 30 है, 32 है। क्या मल्टीप्लाई करने से कोई प्राइम नंबर आएगा? तो पहला है 2 into 7 का मल्टीप्लीकेशन है। दूसरा 2 into 9 है। 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो मल्टीप्लीकेशन वाला कैंसिल तो एक केस में खत्म हो गया। ठीक है। 3 into 6 भी लिख सकते हैं 18 को। अगेन 6 इज ऑल्सो नॉट ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर। फिर अगर मैं 20 को लिखता हूँ तो 20 को 4 into 5 लिख सकते हैं। 24 को लिखता हूँ तो 24 को हम अगला प्राइम नंबर 7 आना चाहिए था, तो 7 के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में ये नहीं जा रहा है। क्या और कोई रिलेशन है? अगर मैं देखता हूँ तो 14 से अगला जो प्राइम नंबर है वो 15 और पहले जो है वो 13। 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 13 इज ए प्राइम नंबर। सिमिलरली 18 के पहले वाला कौन हो गया? 17 हो गया, इट्स ऑल्सो प्राइम नंबर। 20 के पहले वाला कौन हुआ? 19 हुआ, इट्स ऑल्सो प्राइम नंबर। यानी इसका मतलब ये जस्ट प्राइम नंबर के अगला डिजिट लिखा हुआ है, बिकॉज 24 के पहले कौन है? 23 है, इट्स ऑल्सो प्राइम नंबर। 30 के पहले कौन है? 29 है, इट्स ऑल्सो प्राइम नंबर। 32 के पहले कौन है? 31 है, इट्स ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो अगर देखा जाए तो 13 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। 13 के बाद जो अगला है वो 17 ही होगा। 17 के बाद अगला 19 होता है। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर 23 होता है। 23 के बाद अगला 19 होता है। 19 के बाद अगला 31 होता है। फिर 31 के बाद अगला जाएगा आपका 33 नहीं है, 34 नहीं, 35 नहीं है, 37 इज ए प्राइम नंबर। 37 इज ए प्राइम नंबर, तो अगला जाएगा आपका 38। 38 इज द आंसर, क्योंकि अगला नेक्स्ट नंबर लिख रहे हैं, सो 38 इज द आंसर, बिकॉज नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 37 और 37 से एक इंक्रीज करते हैं तो 38 आपको मिलेगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से प्रोसीड करना है। सो सीक्वेंस में हमेशा आपको रैंड चेक करना होगा और ये लॉजिक पे बेस्ड है, तो आपको थोड़ा क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके ज़्यादा ट्राई करने होंगे। आई होप किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस? एक्स का वैल्यू बताना है आपके इस सीक्वेंस में। एक्स का वैल्यू क्या होगा? 2 है, 7 है, 22 है, 67 है, 202 है, एक्स है और 1822 है। अब आप सबसे पहले तो सीक्वेंस को पहचानो। 2 के बाद 7 आ गया है, मतलब सीधे मल्टीप्लाई तो है नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई प्लस ऐड का केस दिख रहा है कुछ। मतलब 2 into 3 करता हूं मैं, +1, जैसा हम लोग कर रहे थे, बताया था मिक्सचर में। तो ये आ गया आपका 7, और 7 into 3 +1, ये 22 आ रहा है। 22 into 3 +1, ये 67 आ रहा है। 67 into 3 +1, ये आपका 202 आ रहा है। सो 202 into 3, this will be 202 into 3 +1, ये हो जाएगा आपका 606 +1 यानी कि 607। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब ऑपरेशन अगर आपने पहचान लिया कि कौन सा ऑपरेशन है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कि x का वैल्यू क्या होगा। अब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब देखो 132 के बाद आता है 129, कितना से डिक्रीज हुआ है? ये 3 से डिक्रीज हुआ है। अगला आ रहा है 124, ये 5 से डिक्रीज हुआ है। उसके बाद आ रहा है आपका 107, ये 7 से डिक्रीज हुआ है। अगला आ रहा है आपका 106, ये डिक्रीज हुआ है 9 से, सॉरी 3 से, 5 से, और ये आपका 7 से, और ये डिक्रीज हुआ है 11 से। प्राइम नंबर का डिफरेंस दिख रहा है। ये आ रहा है आपका 93। 93 कितना से डिक्रीज हुआ है? 93 13 से डिक्रीज हुआ है। मतलब जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर का है। एक प्राइम नंबर घटाया 129, फिर अगला प्राइम नंबर घटाया, फिर अगला प्राइम नंबर घटाया, फिर अगला प्राइम नंबर घटाया, फिर इसके बाद 106 में से 13 घटा दिया गया, 93 आएगा। 93 में से अगला प्राइम नंबर 13 के बाद अगला प्राइम नंबर है 17, तो 93 माइनस 17, 93 माइनस 17 आपका क्या हो जाएगा? 93 माइनस 17 हो जाएगा आपका
676. So this is your answer. 93 minus 17, that is 76. That is your answer. So I hope सीक्वेंस आप समझ पा रहे होगे कि सीक्वेंस के क्वेश्चन को हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे. एक और क्वेश्चन है आपके पास सीक्वेंस से ही रिलेटेड. व्हाट इज द मिसिंग नंबर एक्स ऑफ द सीरीज. एक्स आपको बताना है. अगर देखा जाए तो ये 7 है, ये एक्स है, ये 21 है, ये 31 है और ये 43 है. तो एक्स का तो पता नहीं, लेकिन 21 से 31 10 का डिफरेंस है और 31 से 43 जो है वो 12 का डिफरेंस है. वो 12 का डिफरेंस है. तो अगर मैं यहाँ पे इसमें 8 का डिफरेंस रखता हूँ, अगर 21 में से मैं 8 माइनस करता हूँ तो ये आपके पास आएगा 13. तो अगर ये 13 होता है, अगर ये 13 होता है तो ये डिफरेंस आपका 6 हो गया. सो 6 का डिफरेंस, देन 8 का डिफरेंस, देन 10 का डिफरेंस, देन 12 का डिफरेंस. अगला आपका 14 का डिफरेंस होगा. मतलब ये ऑर्डर में चल रहा है. सो 13 इज द आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो सीक्वेंस में जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस इसके करोगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा. आप सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में कैपेबल हो जाओ. सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस. सो एक बेसिक रिकैप आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड. सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज को अगर आप जिस प्राइस पे खरीदते हो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी. कॉस्ट प्राइस हो गया जिस प्राइस पे आपने किसी क्वांटिटी को खरीदा है, दैट इज कॉस्ट प्राइस. जिस प्राइस पे उसे आप सेल कर रहे हो दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. जिस प्राइस पे आप उसे सेल कर रहे हो दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, एसपी. इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अगर ये नेगेटिव आया है मींस यू हैव इनकर्ड लॉस. ठीक है, या सिंपली लॉस की बात करते हो तो लॉस क्या हो जाएगा, आपको लॉस हुआ है, ये नेगेटिव आएगा. या तो आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दो, या तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही रखो, बट वो नेगेटिव आएगा, दैट इज लॉस. अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट जो कि यूजुअली आपसे पूछा जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उसके हिसाब से आप परसेंटेज प्रॉफिट देखोगे, दैट इज योर परसेंटेज प्रॉफिट. आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा. प्रॉफिट एंड लॉस का हम बेसिक समझ रहे हैं, प्रॉफिट कब होता है, लॉस क्या होता है. सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, अ पर्सन बॉट अ कार. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सिंपल सा, परसेंटेज देख रखे हैं, आप परसेंटेज के कंसेप्ट को यूज कीजिए, और सिंपल जो प्रॉफिट लॉस आपने क्लास 8 9 में पढ़ा है वही कंसेप्ट यूज होने वाला है. जैसे 2020 का एक क्वेश्चन है, तो अ पर्सन ब्रॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर ₹3 lakh. If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? अब यहाँ पे उसे 20% का लॉस हुआ है. सो लॉस हमने देखा, परसेंटेज लॉस भी वही होगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%. बिकॉज लॉस और प्रॉफिट दोनों हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा. जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसी पे आपने जिस प्राइस पे खरीदा है आप अपने हिसाब से प्रॉफिट और लॉस देखते हैं. सो प्रॉफिट, पर्सन अपने हिसाब से प्रॉफिट और लॉस देखेगा, और उसने जिस प्राइस पे खरीदा दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. सो प्रॉफिट एंड लॉस is calculated with respect to cost price. सो यहां पे आप सिंपली क्या करोगे इस क्वेश्चन में, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस्ट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. सो लॉस आपका कितना होगा, लॉस्ट होगा कॉस्ट प्राइस, जो कि हमें नहीं पता है, वो एक्स ले लेते हैं. लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स. तो x माइनस 3 लाख, सेलिंग प्राइस इज 3 लाख,
बाई एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू 20%। सो इससे अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20/100 यानी कि 1/5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 लाख बाई एक्स। या तो इसको सिंपली डिवाइड करके सॉल्व कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दोनों केस में आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 5x माइनस 15 लाख, यानी कि 4x इज इक्वल टू 15 लाख और x इज इक्वल टू 15/4। ये होगा आपका 3 टाइम्स में। सो क्लियरली दिस इज गोइंग टू बी द आंसर 375,000, 3,75,000। सो 3,75,000, 3,75,000 इज द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो 3 लाख में बेच रहा है और यहाँ पे उसे 20% का लॉस हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको ध्यान ये रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये बात आपको ध्यान रखना है कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस को कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ बुक सेलर सोल्ड अ नंबर ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक एट अ रेट x पर बुक, a प्लस बुक number of history textbooks at a rate x plus 2 rupees per book and a minus 2 mathematics textbooks at a rupees x minus 2 per book. What is it total sales in rupees? सिंपल आपको ऐड कर देना है यहाँ पे। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। ए बुक्स का कॉस्ट x, एक बुक का कॉस्ट x है और उसने ए नंबर बेचा है तो x हो गया। फिर a प्लस 2 नंबर बेचा है और हर एक बुक का कॉस्ट कितना है, x प्लस 2 है। और a माइनस 2 बेचा है और उसमें कितना कॉस्ट है, x माइनस 2 है। सो इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपके पास आता है x प्लस ax प्लस 2a प्लस 2x प्लस 4 प्लस ax माइनस 2a माइनस 2x प्लस 4। सो अगर आप सॉल्व करते हो तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा आपका एंड आपके पास आएगा 3ax प्लस 8। दैट इज योर आंसर। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹40 एंड गेट्स x% प्रॉफिट। However, when he sells it at ₹20, get x% loss. What is the original cost price of the article? अब यहाँ पे x दिया है तो मैं कॉस्ट प्राइस को c ले लेता हूँ, cp ले लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि cp उसका कॉस्ट प्राइस है। तो एज पर क्वेश्चन 40 माइनस cp बाई cp is into 100% is equal to x%. Means you can write 40 minus cp by cp is equal to x by 100 and cp minus 20 by cp is equal to x by 100, क्योंकि इस केस में लॉस हो रहा है। सो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस किया है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे बताना है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी कितना है आर्टिकल का। तो आप सिंपली ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया, आप दोनों को डिवाइड कर दो। अगर आप दोनों को डिवाइड करते हो 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 40 माइनस सीपी बाई cp minus 20 is equal to 1 because x by 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आपको मिलेगा 40 minus cp is equal to cp minus 20। सो यहां पे आपको ये कैलकुलेट करने के बाद ट्वाइस ऑफ कॉस्ट प्राइस, cp is the cost price is equal to 60, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 30। सो दैट इज योर आंसर, बीच में जाएगा बिल्कुल
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में आपको सिंपल पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और दोनों का परसेंटेज जब कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।